आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने सम्राट बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के माध्यम से पूरे देश को और संसद को संबोधित करते हुए बताया कि पश्चिम एशिया संकट में भारत की क्या भूमिका है, कैसे भारत अपने लोगों और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, किसानों के लिए खाद पावर की जो आवश्यकता है उसके लिए किस प्रकार के प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए गए। उन्होंने कहा कि हमारी धुरंधर विदेश नीति है, लेकिन देश में एक झूठी गैंग है, वह विदेश नीति पर भी राजनीति करती है। कांग्रेस और विपक्षी दल घबराहट पैदा करना चाहते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के माध्यम से पूरे देश को और संसद को संबोधित करते हुए बताया कि भारत की क्या भूमिका है इस वेस्ट एशिया क्राइसिस में, किस प्रकार से भारत अपने लोगों को और अपने एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर रहा है, किस प्रकार से किसानों के लिए खाद की जो आवश्यकता है, पावर की जो आवश्यकता है देश में, और बाकी जो हमारी रिसोर्सेज की, एनर्जी की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए किस प्रकार के प्रयास उन्होंने आज और पिछले 10 वर्षों से किए, उसका उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया। और साथ में ये भी बताया कि भारत किस प्रकार की भूमिका इस वैश्विक परिस्थिति में निभा रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि जब भारत की धुरंधर विदेश नीति की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं भाई भारत ही है जो अमन और शांति की पहल कर सकता है, अमेरिका के लोग बोलते हैं, यूएई के लोग बोलते हैं कि भाई भारत ही है ईरान और इजरायल से बात कर सकता है। भारत की देखिए शिप्स किस प्रकार से ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है, देखिए किस प्रकार से भारत ने अपने लोगों को सुरक्षित किया है। तो हमारी तो धुरंधर विदेश नीति है, पर एक लियारी गैंग है, एक लायर लियारी गैंग हमारे देश में है, और वो विदेश नीति पे भी राजनीति करता है। मतलब सबसे पहले वो कह रहे थे देखो शिवालिक नंदा देवी नहीं आ रही, ये शिप्स नहीं आ रही, अमेरिका जा रही है, ये शिप्स तो भारत आ गई। फिर कहने लगे कि देखो क्रूड ऑयल रशिया से नहीं आ रहा, तो क्रूड ऑयल ना केवल रशिया से आ रहा है, ना केवल सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हम रशिया से खरीद रहे हैं, बल्कि अभी जो कल एक शिप आई, वो एक्वा टाइटन शिप चाइना जा रही थी रशियन ऑयल लेकर, वो भारत आ गई। तो ये हमारी विदेश नीति है, ये हमारी ताकत है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि एक संकट के समय में भी एलपीजी गैस का प्रोडक्शन बढ़े, डोमेस्टिक गैस की आपूर्ति हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। हमने क्रूड ऑयल के जो भंडार बनाए पिछले 10 वर्षों में, क्रूड ऑयल की स्थिति सामान्य की तरह है। ये सारी चीजें होने के बाद भी कांग्रेस और समाजवादी और विपक्षी दल एक लियारी गैंग की तरह यहां पर पैनिक फैलाना चाहते हैं, क्योंकि पैनिक में उनका मुनाफा है, आपदा में उनकी अवसर है। कोविड में भी पैनिक फैलाया वैक्सीन के खिलाफ, आज भी पैनिक इसलिए फैलाया जा रहा है, शॉर्टेज ये कहा जा रहा है ताकि शॉर्टेज का फायदा ब्लैक मार्केटिंग से इन्हीं के इकोसिस्टम के लोग उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ईरान के विषय में गलत बोल रहे थे कि ईरान ने भारत से दोस्ती तोड़ दी है, ईरान की शिप को भारत में सिंक कर दिया गया है ताकि हमारे लोगों की सुरक्षा पर खतरा पड़े। तो ये वो लोग हैं जो नंगे हो जाते एआई समिट में, ये वो लोग हैं जो मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आते हैं। और थरूर और तिवारी ने आईना दिखाया है कि भाई विदेश नीति भारत की अच्छी है, विदेश नीति पर राजनीति मत करो, और कहा है कि ये रिस्ट्रेंट हमारी स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट है, उसको भी नहीं मानना चाहते। तो लगता है कि विदेश नीति पर कुछ लोग परिवार फर्स्ट, नेशन फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट को आगे होने देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत सोमवार को जहानाबाद जिले को बड़ी विकासात्मक सौगात मिली है। सियासी हलचल के बीच शुरू हुई इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में कुल 183 करोड़ रुपए की लागत से 73 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 69.72 करोड़ रुपए की 88 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए जिले के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। बड़ी योजनाओं में जीविका दीदी सिलाई सेंटर का शुभारंभ शामिल है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। समृद्धि यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस गांव-गांव तक विकास पहुंचाने पर है, जिससे बिहार को एक नई दिशा मिल सके। के लिए भी जहानाबाद जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि जहानाबाद का पहले क्या हाल था। पहले वाले जो सरकार थी पहले वाली,
उस सब का जो गड़बड़ पूरे बिहार में था, आपके यहाँ भी गड़बड़ था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया आपके यहाँ भी। पटना से जहानाबाद आने का रास्ता बहुत खराब था, तब बहुत ज़्यादा समय लगता था। आज जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो पहले का था बताया आपको, यहाँ पर भी वही हाल है। हर जिला में वही सब धंधा उन लोगों का था। सो जान लीजिए, याद रखिएगा, उस सब का जो धंधा है, इसलिए उसको कभी ध्यान में मत रखिएगा। आप समझ लीजिएगा, सबको गड़बड़ करने के लिए कोई अपने यहाँ करना चाहता, मत करिएगा। इस सब चीज को देखिएगा, हम आपको कह रहे हैं। और हमारी सरकार ने 2005 से ही जहानाबाद जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। पटना जहानाबाद गया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है और जहानाबाद राजगीर पथ का निर्माण कराया गया है। जो बात पहले से आपके यहाँ 5 से हुआ था, उसके बारे में बहुत काम किया गया। 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और जहानाबाद के बराबर पहाड़ियों में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया गया है। ये सब जहानाबाद का भी आपको। और उसके अलावे जो हम लोग पहले जो किए थे ना, 2024 के दिसंबर में 4 जगह और 2025 में किया था जनवरी फरवरी, उसके बारे में बताया। समूचे जगह का देखे, आपको भी देखे। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम करते हुए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट सबसे पहले जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लगातार 8वें साल बिहार बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट जारी किया है। इस बार महज 25 दिनों के अंदर ही नतीजे घोषित कर दिए गए, जबकि पिछले साल 27 दिनों में रिजल्ट जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड ने तीनों स्ट्रीम कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस की टॉपर लिस्ट भी जारी कर दी है। तेजी और पारदर्शिता के साथ बिहार बोर्ड ने एक बार फिर देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। का परीक्षा फल अभी से कुछ देर पूर्व माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित किया गया। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल में जैसा कि आपको बताया गया, कुल विद्यार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.19% है, जिसमें छात्राओं का प्रतिशत 86.23 और छात्रों का प्रतिशत 84.09% है। आज घोषित इस परीक्षा फल में तीनों संकायों में अलग अलग टॉपरों की विवरणी इस प्रकार है। विज्ञान संकाय में समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड समस्तीपुर के छात्र हैं, उन्होंने 481 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.20% है। इसके साथ साथ साक्षी कुमारी और सपना कुमारी, जो क्रमशः सीतामढ़ी और नवादा जिले की छात्रा हैं, उन दोनों ने 479 मार्क्स प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कला संकाय में पूरे राज्य में गया जिले की निशु कुमारी, जो यशवंत इंटर स्कूल खिजरसराय गया की छात्रा हैं, उन्होंने 479 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस प्रकार वह कुल अंकों का 95.8% है। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बैरगनिया सीतामढ़ी की सिद्धि शुक्ला और MPS +2 हाई स्कूल सदाई बिघा लखीसराय के चंद्रदीप कुमार, इन दोनों ने, और इसके साथ साथ
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिला स्कूल पूर्णिया के मोहम्मद लकी अंसारी, इन तीनों ने 478 अंक प्राप्त करके राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान पटना की छात्रा अदिति कुमारी ने 480 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय यारपुर पटना की माही कुमारी ने 476 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि उनके भाषण में कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आई। चुनौती शब्द का उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया। इसका मतलब चुनौती है तो सरकार की क्या तैयारी है। उन्होंने राज्य की बात की तो क्या केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बातें बड़ी हुई लेकिन कोई ठोस नीति वहां पर नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर पूरे तौर पर कहें तो सरकार ने संकट के बारे में बताया, उपलब्धि के बारे में बताया, लेकिन समाधान इसमें कहां था। और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत विस्तार से, चाहे ऊर्जा संकट के बारे हो, उन्होंने खाद्य के बारे में, उसके मिनरल्स के बारे बातें की, लोगों पर उसके बारे बातें की, लेकिन और 3,75,000 की वापसी के बारे में उन्होंने बातें की। लेकिन ऐसा लगा पूरे भाषण में माइलस्टोन तो उन्होंने माइलस्टोन के बारे में जिक्र किया, लेकिन रोड किधर है, रोड का रास्ता क्या है, रोड मैप क्या है, इसके बारे में वो मौन हो गए। और ये हम कहते कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आया। अगर आप जो संकट, जिन संकटों के बारे में उन्होंने कहा, अच्छा एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो बार बार उन्होंने ये कहा चुनौती शब्द बार बार वो बोले, तो इसका मतलब सरकार, तो इसका मतलब चुनौती है तो लोगों ने तैयारी क्या किया। और उन्होंने राष्ट्रीय एकता की बात की, तो राष्ट्रीय एकता का मतलब केवल सत्ता पक्ष है क्या। और एक और ये मैं जानना करना चाहूँ, उन्होंने राज्यों को निर्देश की बात की, राज्यों के बारे में बात की, तो सरकार क्या, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है क्या। जो लोग लौटे 3,75,000 उन्होंने क्या वापस किए, उनके रोजगार के क्या होगा, उसके बारे में कोई उन्होंने नीतिगत बातें नहीं की। इसलिए हमने कहा बातें बड़ी हुई लेकिन कोई ठोस रणनीति वहां पर नहीं आई। तो ये हम कह सकते हैं, अगर पूरे तौर पे कहे, सरकार ने संकट के बारे बताया, सारे लोगों के बारे, उपलब्धि के बारे बताया, समाधान कौन था इसमें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि ये एक इंडिया शाइनिंग जैसा भाषण था। इसमें पिछले 12 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, इस पर बात नहीं हुई। शायद आगामी चुनाव को देखते हुए ये भाषण दिया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला सवाल कि आप इजराइल क्यों गए थे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि इसका जवाब मिलेगा। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री एक वादा करेंगे कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी न LNG, LPG, न पेट्रोल और ना ही डीजल के दाम बढ़ेंगे। जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं उन्हें आप क्या कहेंगे कि आपने इतने प्लांट डाल दिए, कोई जवाब नहीं मिला। ये एक इंडिया शाइनिंग जैसी स्पीच थी। इसमें पिछले 12 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारा, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, शायद उसको देखते हुए भाषण दिया गया। आप बोल रहे हैं हमने 6 नए यूरिया के प्लांट डाले, वो यूरिया के प्लांट चलेंगे किस पर, LNG कहाँ से आएगा, इसका जवाब नहीं दिया। और सबसे पहला सवाल, आप इजराइल भागे भागे गए क्यों थे, उसका भी जवाब हम उम्मीद करते थे कि मिलेगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री एक वादा करेंगे आज कि चुनाव खत्म होने के बाद भी न LNG के प्राइस बढ़ेंगे, न LPG के बढ़ेंगे, न पेट्रोल के, न डीजल के। वो वादा अभी तक नहीं मिला। तो ये एक खोखली बातें करके चले गए। खरीफ का सीजन आ रहा है, किसानों को आपने क्या ठोस राहत दी, वो आपने नहीं बताया। हवाबाजी करना एक प्रधानमंत्री को संकट की घड़ी में शोभा नहीं देता। लेकिन ये व्यक्ति, संकट हो या कुछ हो, कई लोग तो इंतजार कर रहे थे भाई घर का कौन सा बर्तन बजाएं। कोविड में तो आपने ताली वाली बजा दी, थाली बजा दी, अब क्या बजाएं बताइए। खाली सिलेंडर लेकर बाहर बजाएं, क्या करें। जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं सिलेंडर्स के लिए, उनको आप क्या बोलोगे कि हमने इतने नए प्लांट डाल दिए, ये कर दिया, वो, उससे क्या होगा। जो लाइनों में फर्टिलाइजर के लिए लगे हुए हैं, उनको आप क्या जवाब दोगे। तो कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ कोरी लफाजी मिली। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि हम लोग जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें दूसरी या तीसरी बार टिकट मिला है, बहुत लोगों को पहली बार टिकट मिला है,
उन्होंने कहा कि हर चुनाव से पहले हमारा शीर्ष नेतृत्व एक बैठक करता है जिसमें हमें क्या करना है, सांगठनिक दायित्व क्या होंगे, इस पर चर्चा होती है। इस बार हमारी सरकार बन रही है और बंगाल के लोग इस बार सरकार बदल रहे हैं। बहुत ही बूस्टअप होंगे क्योंकि हम लोग जैसे कोई है जो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम टिकट मिला है, लेकिन बहुत जन है जो पहली बार मिला है। और हर इलेक्शन का पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व तो एक बैठक करता है जिसमें हम लोग को क्या करना है, जीतने का पद्धति क्या होगा, हमारे डे टू डे एक्टिविटी क्या होगा, सांगठनिक दायित्व क्या क्या निभाना है, ये सारे नोट करके बोलते हैं। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है और हम लोग सब चार्ज अप है। इस बार सरकार बन रहे हैं। इस बार मोदी जी भी बोलेंगे, अमित शाह भी बोलेंगे, नितिन नवीन जी भी बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। बंगाल के लोग पूरा सिद्धांत ले लिया है, सरकार बदल रहे हैं। ममता बनर्जी भी 50 शुरू कर रहा है जिला कितना इफेक्ट आएगा इससे? ममता बनर्जी जहाँ जाएंगे हम उनको छोटा बहन के हिसाब से बोलेंगे अब मत जाइए। अब जहाँ जाएंगे वहाँ वोट काटेगा। आपको बंगाल के लोग देखना नहीं चाहते हैं। 15 साल तो आप बहुत ठगे हैं ना, बहुत दुख पहुंचा है। बंगाल के लोग आपके ऊपर भरोसा रखे थे। डबल नौकरी होगा 2011 में बोले और 2026 में फेयरवेल 1500 रुपया का जुबोसाथी, मान पर डे हमारा योग्यता है 50 रुपया। बहुत ठगली है, बहुत प्रताड़ना कर ली। इसका तो जवाब बदला। एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री ने आज उन सारी आशंकाओं, अलग अलग हालात जो विपक्ष उठा रहा था, उन सभी पर विराम लगाते हुए इस युद्ध के कारण जो आपदाएं आने की आशंका जताई जा रही थी, उस सभी पर भारत की क्या तैयारी है, इस पर विस्तृत बयान दिया है। जो भी लोग ऐसी विपत्ति में अवसर खोजते हैं उन्हें बताया है कि ऐसे कठिन समय में आप मुद्दे मत खोजिए। प्रधानमंत्री जी ने आज उन सारी आशंकाओं पर, अलग अलग हालात, खास करके विपक्ष जिस तरह से लगातार मुद्दों को उठा रहा था, देश में अलग अलग तरह के हालात बताए जा रहे थे, सभी पर विराम लगाते हुए उन्होंने इस युद्ध के कारण जो भी आपदाएं उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, सभी पर सकारात्मक जवाब देते हुए भारत की इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है, और चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो किसान हो, किसी को भी इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की क्या तैयारी है, इस पर उन्होंने विस्तृत स्टेटमेंट दिया है और सारी की सारी आशंकाओं पर, आपत्तियों पर उन्होंने लगाम लगाने का काम किया है। ऐसे में जो भी लोग जो वॉर मॉन्गरिंग होते हैं ना, जो हर बार हर विपत्ति में अवसर खोजते हैं, उन लोगों पर खास करके जो लगातार ऐसे मुद्दों को उठा करके सदन नहीं बाधित करने का प्रयास करते हैं, उन सभी लोगों को यह बताया है कि हर समय देश में आप मुद्दे मत खोजिए। ऐसे कठिन समय में देश कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, कैसे आप सकारात्मक रूप से इसमें अपना योगदान दे सके, इसके बारे में बात करें। और इनकी इन स्टेटमेंट से देश के सभी वासियों को, मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से अपने नेता चिराग पासवान जी की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति बताई जा रही है, भारत की तैयारी उससे और बेहतर है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि लगभग 1 महीना हो गया, कूटनीति और इन चीज़ों में वक्त का बहुत महत्व होता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कोसने में ज़्यादा वक्त लगा दिए। उन्होंने कहा कि मेरा बस यही कहना है कि राजनयिक के गलियारे में कभी कभी चुप्पी बहुत भारी पड़ जाती है। लगभग 1 महीना हो गया, अगर आप टाइमलाइन देखें 28 फरवरी से आज 23 मार्च तक, इस टाइमलाइन देखिए, डिप्लोमेसी में और इस तरह की चीजों में, पहलकदमी में वक्त का बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा वक्त लगा दिया विपक्ष को कोसने में, पैनिक क्रिएट कर रहे हो, रूमर फैला रहे हो। और ऑयल कंपनियों के विज्ञापन देखिए, अचानक में इस देश में केरोसिन का जिक्र होने लगा तो पैनिक नहीं फैलेगा क्या? और मेरा सिर्फ ये कहना है कि डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में कभी कभी साइलेंस बहुत भारी पड़ जाता है। ईरान में बच्चों के स्कूल पे बॉम्बिंग हुई, बच्चे मारे गए, हम चुप देखते रहे, कंडेम तक नहीं किया। मैं समझता हूं कि समेकित दृष्टिकोण से भारत का जो एक मॉरल, हमारी जो लेगेसी है, उसके अनुरूप प्रधानमंत्री जी को, अपने लोगों को स्वयं भी उस अनुरूप आचरण करना।
पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह एक बदलती हुई स्थिति है। हमने नोटिस दिया है, हमारे लोगों ने इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उठाया है। सदन में इस बार पूरी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक विस्तृत बयान दिया है, लेकिन इस बयान पर चर्चा की जरूरत है। It's an evolving situation. We have given notice under Rule 193. Our people raised it in the Business Advisory Committee also. There needs to be a full-fledged discussion in the House because the situation is volatile. There are concerns which the opposition has with regard to not only how the economic hardship or the economic fallout of this conflict is going to impact India, but importantly with regard to our diplomatic stances also. So the Prime Minister has given an elaborate statement, but that statement requires a discussion, a full-fledged discussion in the House. And as I earlier mentioned, there is a Rule 193 notice which is pending with the Speaker. Let the government or let the House accept that notice, and we will respond in great detail and articulate the concerns that we have on the evolving situation in West. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बयान दिया है। उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का पूरा ध्यान है। पेट्रोल, डीजल, गैस की समस्या पर भी उन्होंने बात की। जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में उन्होंने अपना बयान दे दिया है। ईरान में और बाकी के देशों में जहाँ हमले हो रहे हैं वहाँ भी अपने इंडियन लोग हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार का पूरा ध्यान है। और पेट्रोल जो गैस का जो प्रॉब्लम उसके लिए भी उन्होंने बताया कि भाई युद्ध चल रहा है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सॉल्व करने का प्रयत्न जारी है। और अनेक देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है तो भारत के लिए बहुत बड़ा गर्वशील बात है और भारत के तमाम लोगों की सुरक्षा करने का एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने भूमिका यहाँ रखी है और जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा विश्वास भी हम सब लोगों को है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री ने आज पूरे संसद को और संसद के माध्यम से पूरे राष्ट्र को बताया कि क्या कार्रवाई हो रही है और 1 करोड़ भारतीय जो मध्य पूर्व में रहते हैं उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे संसद को और संसद के माध्यम से पूरे राष्ट्र को बताया कि क्या कार्रवाइयाँ हो रही है और हम जो 1 करोड़ भारतीय जो कि मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनके बारे में जो चिंताएं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। और जो हमने कदम लिया था पहले, जो हमने इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया था, तब लोग बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा तेल का भंडारण करने की क्या आवश्यकता है, आज वो कितना कार्य आ रहा है। वैसे ही एथेनॉल को लेकर के जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई थी उसका नतीजा है कि आज हमें करोड़ों लीटर पेट्रोल की खपत की कमी हो गई है। उसी प्रकार से रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन करने के कारण उस क्षेत्र में भी करोड़ों लीटर डीजल हम कम खर्च कर रहे हैं और इन सब के कारण हम हालात पे नज़र भी बनाए हुए हैं, निगाह भी बनाए हुए हैं और जो देश के लिए सबसे अच्छा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।